तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बात की थी और जाना था कि किस तरह गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की और किस तरह मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कर दी थी। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को जुना खां या जौना खां भी कहा जाता था। इनका मूल नाम उलुग खां था और राजमुंदरी के अभिलेख से यह पता चलता है कि इन्हें एक तरह से बोल सकते हैं दुनिया का खान कहा जाता था। दुनिया का खान कहलाने का अर्थ था कि इसने बहुत तरह से बोल सकते हैं कि तुगलक वंश को हर क्षेत्र में फैलाने का प्रयास किया था। यह एक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और बोल सकते हैं एक तरह से योग्य शासक था जिसने पहली बार तुगलक वंश की स्थापना में या तुगलक वंश के विस्तार में बहुत बड़ा योगदान दिया था। देखिए इसने बहुत भारी मात्रा में कई योजनाएं चलाई। जिस तरह की इसने योजनाएं चलाई और साथ ही साथ जिस तरह से यह क्रूर रूप से कार्य करता था, यह इसकी विचारधाराओं को प्रकट करता था। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्रोशील या पागल या रक्त पिपासु नामक राजा के रूप में भी जाना जाता है। इसकी सनक भरी जितनी भी योजना होती थी ये काफ़ी क्रूर कृत्य होती थी। साथ ही साथ ये लोगों के सुख दुख की उपेक्षा का भाव रखता था। इसी कारण इसे स्वप्रोशी या फिर बोल सकते हैं कि रक्त पिपासु जैसी उपाधियां दी गई थी। बर्नी, सरहिंद और निजामुद्दीन जैसे कई लेखकों ने इसे एक विवादित राजा भी माना है, या आप बोल सकते हैं कि इस तरह के राजा को वो पागल राजा भी कहते थे। बदायूनी और फरिश्ता जैसे इतिहासकारों ने एक तरह से मोहम्मद बिन तुगलक को अधर्मी राजा कहा था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे धर्म में निष्पक्ष होकर के कई तरह के त्योहारों को शुरू कर दिया था। जैसे हिंदू धर्म में इन्होंने दीपावली और होली जैसे त्यौहार को मिलकर मनाया था, जो इस्लाम धर्म के विरुद्ध था और इसी कारण इन्हें अधर्मी माना जाता है। अमीरों और सरदारों को इन्होंने कई उपाधियां दी थी और इन्हीं उपाधियों के बदौलत उन्होंने अपने शासन तंत्र का प्रसार प्रचार जो था बहुत भारी मात्रा में किया था। सिंहासन पर बैठने के बाद तुगलक ने अमीरों एवं सरदारों को विभिन्न उपाधियां एवं पद प्रदान किए। उसने तातरा खां को बरहाम खां की उपाधि दी, मलिक कबूल को इमाद उल मुल्क की उपाधि दी एवं वजीर ए मुमालिक का पद दिया था। इस तरह से हम कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जितने भी अमीर वर्ग या सरदार वर्ग थे उन्हें अलग अलग पदों से नवाजा था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो बहुत बड़ा कला प्रेमी था और कला प्रेमी होने के कारण वो अरबी तथा फारसी भाषा का विद्वान था। उसने विज्ञान, खगोल शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान जैसे कई क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल की थी। उसे संगीत का जो एक भावना था वो काफ़ी पसंद आता था तथा वो कविताओं और दोहे में भी बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं उत्कृष्टता हासिल की थी। अलाउद्दीन खिलजी की तरह ये भी एक तरह से बोल सकते हैं कि खलीफा के जो रूप है उससे अलग रहा और इन्होंने कई बार गाजी के फैसलों का निराकार किया था। इनके शासनकाल में गाजी वे लोग होते थे जो किसी भी प्रकार के धर्मकांड या फिर किसी भी प्रकार के फैसलों को लेते थे जो पूरे राज्य पर कायम होता था, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने इन चीज़ों को नकारा था। उन्होंने कई बार गाजी के लिए गए फैसलों को बदल दिया था। इसीलिए बहुत बड़े बड़े गाजी या बोल सकते हैं जो इनके धर्मगुरु होते थे वो हमेशा इनके विरोध में रहते थे। कई बड़े बड़े काजी जो हैं वो कई बार इनके विरुद्ध विद्रोह कर चुके थे। इसलिए काजी के लिए गए फैसलों का विरोध करने का जो सबसे बड़ा दायित्व था ये मोहम्मद बिन तुगलक के माथे पर मढ़ता है और कहा जाता है कि ये काजियों के बातों को तब तक नहीं मानते थे जब तक इनका उन फैसलों पर पूर्ण विश्वास नहीं हो जाता था। इन्होंने ही अपने शासनकाल में ऐसे तरह की विधियां चलाई थी जिसमें धर्म और जाति के विरोध में जाकर के लोगों की बुद्धिमत्ता और उनके जो बोल सकते हैं विशेषताओं के आधार पर लोगों को सही पद दिया था। जैसे कि यदि कोई शूद्र जाति या कोई भी वर्ग का व्यक्ति है और वो अच्छी तरह से अपने काम को करने में सक्षम है तो उसको एक रियल पोस्ट दिया जाता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने योग्यता के आधार पर लोगों को उनका अधिकार या फिर उन्हें नियुक्त करना शुरू किया था अपने शासनकाल और अपने दरबार में। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का दिल्ली सल्तनत पर बैठने से पहले यह जो पूरा दिल्ली सल्तनत था ये 23 प्रांतों में बटा था और इस 23 प्रांतों में शासन करना बहुत ही बड़ा एक चैलेंज था इनके लिए, क्योंकि इनके विरोध में
कई तरह से अन्य विरोधी दल जो थे वो शामिल हो चुके थे और लगातार तुगलक वंश को नीचा करने या उसे सिकुड़ने का काम कर रहे थे। देखिए, तुगलक वंश में जो 23 प्रांत थे, जिनमें से मुख्य प्रांत थे दिल्ली, देवगिरी, लाहौर, मुल्तान, सुरमुती, गुजरात, अवध, कन्नौज, लखनौती, बिहार, मालवा, जाजनगर जो वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, द्वार समुद्र आदि। देखिए, कश्मीर और बलूचिस्तान के भी क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में उस समय शामिल कर लिया गया था और दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ था। परंतु इनकी क्रूर नीतियों के कारण दक्षिण का जो क्षेत्र था वो अब धीरे धीरे एक तरह से बोल सकते हैं कि तुगलक वंश से अलग होने लगा और दिल्ली सल्तनत से ये छोटे छोटे राज्य जो थे, जो दक्षिण में पड़ते थे, ये सभी अलग होने लगे और अलग होते होते बोल सकते हैं कि तुगलक वंश से ये हट करके अपने आप को स्वतंत्र करने लगे, जिसमें सबसे पहला जो नाम था वो एक तरह से बोल सकते हैं बहमनी साम्राज्य का आता है, क्योंकि बहमनी साम्राज्य ने सबसे पहले इसके विरुद्ध अपना बिगुल फूंका था और वहीं से कई सारे वंश ने दक्षिण के क्षेत्र से तुगलक वंश के विद्रोह में अपना परचम लहराना शुरू कर दिया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने खोए हुए राज्यों को पाने के लिए एक रणनीति तैयार की, जिसके तहत उसने 4 योजनाओं को शुरू किया और इन योजनाओं के तहत उसने किसी भी तरह से दक्षिण के क्षेत्र में जो शासन विद्रोह हो रहे थे उन्हें रोकने का प्रयास किया था। इसमें सबसे पहला जो था वो राजधानी परिवर्तन था। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन क्षेत्र में सबसे पहले राजधानी में बदलाव किया और इसके तहत उसने दिल्ली से अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके देवगिरी में स्थापित किया और इसका नाम बदल के कुव्वतुल इस्लाम रखा गया। जिसके बाद यहाँ से उसने अपनी सबसे बड़ी सेना को चारों ओर फैलाना शुरू किया जो दक्षिण के क्षेत्र में था और यहाँ से कई विद्रोहों को रोकने का प्रयास किया। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उसने देवगिरी का नाम, जो खिलजी वंश ने कभी कुतुबाबाद रखा गया था, उसे बदलकर इसने दौलताबाद कर दिया। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी पुराने लोग थे या बोल सकते हैं जो वहाँ के लोकल लोग थे, वो एक तरह से मोहम्मद बिन तुगलक के विद्रोह में उतर गए, क्योंकि जो नाम कुतुबाबाद रखा गया था ये खिलजी वंश के द्वारा रखा गया था। और जब इस नाम को बदला गया, अर्थात जो देवगिरी का नाम बदला गया और जो देवगिरी का नाम खिलजी वंश ने कुतुबाबाद रखा था, उस नाम को बदलने के कारण वहाँ के लोग बहुत भारी मात्रा में इसका विद्रोह करने लगे और इसी का विद्रोह के चलते दौलताबाद जैसे ही नाम पड़ा, बहुत सारे लोग जो थे वो अब उग्र रूप में आ चुके थे और एक तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का विरोधी दल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। बहुत सारे इतिहासकार का ये मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक तरह से मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए दिल्ली सल्तनत से अपनी राजधानी को देवगिरी स्थापित किया था और बहुत इतिहासकार ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जिस प्रकार से देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया था, इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐतिहासिक जो भावनाएं थी वो आहत हुई थी। इसी कारण एक तरह से बोल सकते हैं कि 1335 ईस्वी में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें असफलता मिलती है मोहम्मद बिन तुगलक को। साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, उनकी जो सोच थी कि वो यहाँ से मंगोल साम्राज्य को हटाएंगे, वो असफल रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे मंगोल शासक आ चुके थे जो छुप छुपा करके एक तरह से बोल सकते हैं कि तुगलक वंश के सेनाओं को मार रहे थे। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 1335 में एक फरमान जारी किया और इस फरमान के तहत उसने अपने जितने भी सैनिक थे उन्हें वापस दिल्ली बुला लिया। जिसके बाद से वहाँ पर, अर्थात जो क्षेत्र था देवगिरी का, उस क्षेत्र से ही बहमनी साम्राज्य उत्कृष्ट होता है और माना जाता है कि उसी समय से जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन दिल्ली सल्तनत पर था, तभी उनके सेनाओं के वापस जाने के बाद एक तरह से बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ था। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की जो दूसरी योजना थी ये थी दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करना। देखिए, दोआब क्षेत्र में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कर वृद्धि किया तो ये बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि जिस वर्ष इस क्षेत्रों में कर अर्थात टैक्स को बढ़ाया गया, 50% तक टैक्स को बढ़ाने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्रोह का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस वर्ष पूरी तरह बोल सकते हैं दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ा था। वर्षा जो था वो बहुत कम मात्रा में हुआ था और किसानों से जबरन टैक्स वसूला जा रहा था। इसलिए बहुत भारी मात्रा में बड़े बड़े वर्ग के किसान जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के विद्रोह में आ चुके थे और जिससे तुगलक वंश की बहुत ज़्यादा मात्रा में किरकिरी हो रही थी।
मोहम्मद बिन तुगलक ने जब इन बातों का अध्ययन किया तो उन्होंने तुरंत ही बिना बोल सकते हैं कि देर किए मोहम्मद बिन कोही नामक एक नई संगठन की बोल सकते हैं स्थापना कर दी। यह मोहम्मद बिन कोही जो संगठन था, इसका काम था कि उन किसानों की सहायता करना जो आर्थिक रूप से पीड़ित थे या जिनके पास पर्याप्त धन नहीं था। इसने बोल सकते हैं या इस संस्था ने उन किसानों को एक तरह से कर्ज पर पैसे दिए और बहुत ज़्यादा मात्रा में उनकी आर्थिक सहायता की थी, जिसे सोनथर कहा जाता था। देखिए, सोनथर जो एक ऐसा सरकार या बोल सकते हैं तुगलक वंश के द्वारा, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक ऐसा कर्ज था जिसमें बहुत कम ब्याज दिया जाता था। इसलिए कई किसानों ने इसमें राजा का सहयोग लिया और उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा। तब जाकर के बोल सकते हैं कि यहाँ पर विद्रोह का जो आलम था वो बहुत भारी मात्रा में गिरा था, या बोल सकते हैं कि विद्रोह जो था वो बहुत भारी मात्रा में घटा था। दोआब के क्षेत्र में यहाँ पर तो तुगलक वंश या आप बोल सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का किसी तरह शासन जो था वो कायम रहता है, लेकिन इसकी तीसरी योजना जो थी उसमें इन्हें और ज़्यादा विफलता हासिल होती है। तीसरी योजना के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन शुरू करवाया। ये प्रतीकात्मक सिक्के जो थे ये तो शुरुआत में कुछ अच्छे साबित होते हैं, किंतु इसका परिणाम बाद में बहुत भारी भुगतना पड़ता है मोहम्मद बिन तुगलक और उसके राजकोष को, क्योंकि कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन तथा अन्य राजाओं के देखरेख के द्वारा या उनकी नकल करके ऐसे सिक्के बनाए थे जो तांबे और पीतल के बने होते थे। इन सिक्कों का आकार बिल्कुल गोल होता था, लेकिन इन सिक्कों पर सबसे बड़ी कमी यह देखी गई कि इन सिक्कों पर किसी भी प्रकार के राजा के मोहर या कोई प्रतीक नहीं था, जिस कारण जब इस सिक्के का बनाना शुरू हुआ या यह सिक्का जब प्रचलन में आया तो कई लोगों ने इस सिक्के का जो डुप्लीकेट कॉपी होता है उसे बनाना शुरू कर दिया और जाली सिक्के चलाकर लोगों ने अपने टैक्स को भरना शुरू कर दिया था, जिससे भारी मात्रा में राजकोष को हानि होने लगी और इस तरह से तुगलक वंश को एक बहुत बड़ी क्षति मिलती है आर्थिक रूप से। साथ ही साथ इस सिक्के का प्रचलन जो था ये बहुत दिनों तक चला था और तब तक राजा को इसके बारे में पता भी नहीं था कि इनके जितने भी सिक्के हैं उनके जाली नुमा सिक्के बाजार में उतारे जा चुके हैं और व्यापार में भी उपयोग किए जा रहे हैं। इसीलिए एक प्रसिद्ध इतिहासकार एडवर्ड टॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा है। देखिए, ये सिक्का जो था, ये सिक्के का प्रचलन एक्चुअली में आप बोल सकते हैं कि ये चीन में शुरू हुआ और चीन की ही समान नकल जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक कर रहा था। चीन ने साथ ही साथ कागज़ के नोटों का भी प्रचलन चलाया था जिसमें वो सफल हो चुके थे, तथा चीन के पास ऐसी कई विधियां थी जिनसे इन सिक्कों को डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन वहीं पर मोहम्मद बिन तुगलक के पास ऐसी कोई नीति नहीं थी और कोई भी ऐसे मंत्री नहीं थे जो इन सिक्कों की गणना करते या फिर टैक्स वसूलने के दौरान उन बातों का ध्यान रखते कि किस तरह से जाली सिक्कों को इनके अन्य सिक्कों के साथ या बोल सकते हैं कि राजा द्वारा बनाए गए सिक्कों के साथ मिलाया जा रहा था। इसीलिए भारी मात्रा में यहाँ पर राजा और बोल सकते हैं तुगलक साम्राज्य को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है और तुगलक वंश का जो पूरा साम्राज्य था अब आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर हो चुका था और साथ ही साथ लगान वसूलने के क्रम में भी ये काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं लचर व्यवस्था में तब्दील हो चुका था। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की चौथी योजना जो थी वो और ज़्यादा असफल होती है, क्योंकि इस बार उन्होंने यह एक बोल सकते हैं डिसीजन लिया कि वो खुरासान और कुराचिल नामक क्षेत्रों को युद्ध के द्वारा जीतेंगे और इसके लिए उन्होंने 39 लाख सैनिकों को एडवांस 1 साल का वेतन दे दिया था और यह उनकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि जब खुरासान और कुराचिल में युद्ध हो रहा था, ये दो अलग अलग देश थे, तो जब इन दोनों राज्यों या देश में युद्ध हो रहा था तो इन दोनों राज्यों के सेनापति को ये पता लग गया कि उनके बीच का जो युद्ध है इसका पूरा फ़ायदा जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य में हथियाने के लिए कर सकता है। इसीलिए इन दोनों राज्यों ने आपसी राजनीतिक सहमति से हाथ मिला लिया और युद्ध को पूरी तरह रोक दिया, जिसके बाद तुगलक वंश या फिर बोल सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को आर्थिक रूप से बहुत बड़ी हानि होती है। फिर भी वो ज़बरदस्ती कुराचिल जैसे क्षेत्र में जाता है युद्ध करने के लिए और अपने सेना को वहाँ भेजता है। वहाँ की जो पूरी भूव्यवस्था थी वो पूरी तरह से जंगलों से घिरा था, इसलिए कुराचिल जैसे क्षेत्र में वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में इनकी सेना जो होती है वो मारी जाती है। जब इनकी सेना वापस लौटती है तो मात्र कुछ 100 दास ही जो होते हैं वो
अपने राज्य में वापस आ पाते हैं। बाकी जितने भी सेना थे वो मारे जाते हैं मंगोलों द्वारा। और मंगोल साम्राज्य जो था इस पर पहले से ही नज़र बनाया था कि किस तरह से वो तुगलक वंश को हराएगा। और ये बहुत बड़ा मौका था कि उसने कुराचिल क्षेत्र में 39 लाख सेना को मौत के घाट उतार दिया था। इब्न बतूता ये बताते हैं कि कुराचिल क्षेत्र में एक तरह से तुगलक वंश के जितने भी सेना थे वो अपने दिशा को भूल चुके थे और वो रास्ते से भटकने के कारण उनका जो सामना था लगातार मंगोल से हो रहा था। और मंगोलों ने बहुत भारी मात्रा में तबाही मचाई थी, जिस कारण यहाँ पर बोल सकते हैं कि तुगलक वंश को बहुत ज़्यादा हानि हुआ था और मोहम्मद बिन तुगलक इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अंततः वो बहुत अंदर से कमज़ोर हो रहे थे और इसी का फ़ायदा जो था वो लगातार मंगोल साम्राज्य उठा रहा था। अब मंगोल साम्राज्य की बारी थी और उसने बहुत भारी मात्रा में तबाही मचाना शुरू किया। उन्होंने लगातार इनकी सेनाओं को धकेलते हुए या बोल सकते हैं युद्ध करते हुए, खदेड़ते हुए उन्हें उनके राज्य तक पहुंचा दिया था। और यहाँ से बोल सकते हैं कि एक तरह से मंगोल साम्राज्य का जो ताकत था वो बहुत अधिक बढ़ चुका था। और इसी का फलस्वरूप यह हुआ कि 1328 से 1329 के मध्य में मंगोल आक्रमणकारी तारासरीन चंगताई ने एक विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण किया, जिसका फल ये मिला कि मुल्तान, लाहौर जैसे लेकर दिल्ली के कई प्रदेश जो थे वो पूरी तरह इन्होंने रौंद दिया। और ऐसा माना जाता है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने मंगोल नेता को घूस देकर वापस उसके देश भेज दिया था। मंगोल नेता के साथ जो ये समझौता हुआ इसमें एक तरह से तुगलक संप्रदाय या तुगलक वंश की बहुत आलोचना हुई। मोहम्मद बिन तुगलक को यह बहुत बड़ा बोल सकते हैं झटका लगा था, क्योंकि उसने युद्ध करने के बजाय एक समझौता किया जिसमें कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भारी मात्रा में जेवरात और सोने जैसे कई आभूषणों के रूप में घूस दिया और उन्होंने किसी तरह से मंगोलों को भारत के क्षेत्र में आने से रोका। यह भी माना जाता है कि यह पूरी तरह से उसने अपनी सुरक्षा के लिए दिया था, जिसके बाद कभी भी मंगोलों ने वापस भारत की ओर नज़र उठा के नहीं देखा और कभी भी उन्होंने तुगलक वंश के ऊपर हमला नहीं किया। असफल योजनाओं के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को एक असफल राजा के रूप में भी देखा जाता है तथा इसे असफलताओं का बादशाह कहा जाता है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहुत भारी मात्रा में इनका विद्रोह हो रहा था। यह माना जाता है कि लगभग 60 से 70 विद्रोह जो थे इनके शासनकाल में अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था, जिसमें 27 विद्रोह जो था वो दक्षिण के क्षेत्र से ही शुरू हो गया था। और इस तरह से बंगाल और दक्षिण के क्षेत्र में भारी विद्रोह का सामना तुगलक वंश को झेलना पड़ा, जिसके कारण तुगलक वंश धीरे धीरे सिकुड़ता गया। और सिकुड़ने के कारण कई बार मोहम्मद बिन तुगलक ने इन विद्रोहियों को या इन विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। कहीं पर उन्होंने युद्ध करने का प्रयास किया तो कहीं पर उन्होंने घूस देकर या बोल सकते हैं आपसी समझौते से हर प्रकार के मसलों को हल करने का प्रयास किया था, जिसमें एक उदाहरण है 1340 से 1341 में बंगाल का विद्रोह। और इस विद्रोह में मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत ही छुपके तरीके से या बोल सकते हैं बहुत ही दबे तरीके से बंगाल को दिल्ली सल्तनत से अलग रख दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो इस विद्रोह के ऊपर या इसके विपरीत कोई भी युद्ध करते हैं तो इनकी सेना जो है चारों ओर से घिर जाएगी। और जहां विद्रोही जो थे वो पूरी तरह से एकात्मक रूप से इनका सामना करने के लिए बैठे हुई थी। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो अपने अंतिम समय में गुजरात के विद्रोह को कुचल करके सिंध की ओर बढ़ रहे थे और सिंध की ओर जाते समय उन्होंने थट्टा के निकट गोंडाल नामक स्थान पर शरण ली। इस जगह पर उनकी तबीयत काफ़ी अधिक बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दवाइयों के अभाव के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु 20 मार्च 1351 में हो जाती है और इनकी मृत्यु के पश्चात एक तरह से बोल सकते हैं तुगलक वंश का जो एक विद्रोही दबाने का या विद्रोहियों को कुचलने का जो प्रथा था वो कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए यहाँ पर एक तरह से बहुत भारी मात्रा में विद्रोही जो थे वो आगे बढ़ने लगे और तुगलक वंश को और उसके सेना को लगातार खदेड़ते रहे। इनके मरने के बाद बदायूनी जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं वो कहते हैं सुल्तान को अपनी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से अब मुक्ति मिल गई, जिसका आशय था कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो क्रूर नीतियाँ और जो भी विधि व्यवस्था थी वो अब उनके साम्राज्य से पूरी तरह विमुक्त हो चुकी थी।
डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार ये कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कला प्रेमी थे। साथ ही साथ उन्होंने सभी धर्मों के त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसी कारण कई इतिहासकार ये मानते हैं कि ये अधर्मी थे और इन्होंने धार्मिक नीति का त्याग करके अर्थात इस्लाम धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों को भी सर्वमान्य माना था। यह एक बहुत बड़े विद्वान थे और अपने विद्या के बदौलत इन्होंने कई विद्रोह को कुचला भी था और कई जगह पर फिर से तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि किस तरह मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलक वंश के साम्राज्य को बचाए रखा और अपने अंतिम समय तक वो युद्ध करते रहे। आशा करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की इन सभी बातों को आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में तुगलक वंश को बचाए रखा और किस तरह इसका प्रचार प्रसार किया। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।